हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि चौथा फीचर था कि एक का वेक्टर को क्लोनिंग करने के लिए कौन कौन से फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चौथा फीचर भी है जिसमें है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब स्पेशली हम इसमें ये समझेंगे कि प्लांट में जीन को क्लोन करने के लिए कौन से वेक्टर की ज़रूरत होती है और एनिमल्स में कौन सी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब तक जो हम तीन पढ़े थे वो एक कॉमन पॉइंट थे। ठीक। यू में एंजाइटी कहते हैं यू में बी सरप्राइज टू नो, आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन, कि हमने एक सबक या एक पाठ या एक तरीका ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ट्रांसफ़र करने का सीख लिया है इनटू प्लांट्स में एंड एनिमल्स में फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस से, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। ठीक है। विच हैव नोन फॉर दिस एज, विच हैव नोन फॉर दिस एजेस जो कि युगों से मतलब जाना जा रहा है। ठीक है। क्या युगों से किस बात के लिए जाना जा रहा है? ठीक है। ईगो से किस बात के लिए जाना जा रहा है? वो इस बात के लिए कि हाउ टू डिलीवर जीन्स, कि कैसे जीन को डिलीवर करते हैं टू ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स एंड फ्रॉम हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफर यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम, और उनको फोर्स करते हैं टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट, और वो काम करने के लिए फोर्स करते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस चाहता है। ठीक है। हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट। ये देखो इन्होंने आश्चर्य वाली बात क्यों बोली? आश्चर्य वाली बात यूँ बोली है क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया वायरस एकदम ज़्यादातर क्या होते हैं, एकदम नुकसानदायक होते हैं, डिजीज़ करते हैं तमाम तरीके की। अब हम बैक्टीरिया और वायरसेस को ही अच्छे यूज में ले रहे हैं, मतलब उनसे भी अपना काम निकलवा ले जा रहे हैं, अपना मैनिपुलेशन कर ले जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस तरीके से बोला है। ठीक है। जो कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया वायरस को तो हम बहुत समय से जानते हैं, लेकिन हाउ टू डिलीवर जीन्स, लेकिन ये मेन बात है कि कैसे ये जीन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे टू ट्रांसफर यूकैरियोटिक सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया वायरसेस वांट। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रो बैक्टीरियम टूमीफेसियंस है, ये एक पैथोजन होता है सेवरल डाइकोट प्लांट्स का, बहुत सारे डाइकोट प्लांट का एक पैथोजन होता है, मतलब बहुत सारे द्विबीजपत्री पौधों में ये रोग करता है। इज एबल टू डिलीवर, वो इस प्रकार योग्य बनाया जाता है टू डिलीवर करने के लिए पीस ऑफ डीएनए, एक डीएनए के टुकड़े को डिलीवर करने के लिए, नॉन एज टीडीएनए, जिसको बोलते हैं टीडीएनए। टीडीएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर्ड डीएनए। ठीक है। तो टीडीएनए को हम इसके द्वारा भेजते हैं टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू ए ट्यूमर, मतलब नॉर्मल थी प्लांट सेल और ट्यूमर में उसको बदल दिया गया। ठीक है। एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, और फिर इस ट्यूमर सेल को इस बात के लिए डायरेक्शन कर दिया कि भाई अब वो केमिकल को प्रोड्यूस करे जो कि पैथोजन के लिए चाहिए। तभी इन्होंने बोला था कि बैक्टीरिया वायरस वांट। ठीक है। यानी कहने का मतलब एक तरीके से ऐसे है जैसे मान लो कोई एक कह सकते हैं एक किसी को मारने जा रहा है, किसी मर्डर करने जा रहा है कोई। अब जो मर्डर करने जा रहा है उससे हम अपना काम निकलवा लें, वो जहाँ वो जा रहा है उसको हम कोई चीज़ दे दें कि भाई तू यहाँ मर्डर करने जा रहा है, वहाँ एक चीज़ भी पहुँचानी है तो ये तू ले जा। ठीक है। तो प्लांट सेल के केस में क्या यूज़ किया जाएगा? ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। उसी प्रकार से एनिमल्स में कौन करता है? एक रेट्रोवायरस होते हैं, रेट्रोवायरसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के रेट्रोवायरस पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस बात की एबिलिटी रखते हैं कि नॉर्मल सेल्स को कैसे कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो
ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ द डिलीवरिंग जीन्स बाई पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक होस्ट मतलब कैसे कि हम जीन को ट्रांसफ़र करवाएं, इस बात का आर्ट के लिए है जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस। टू ट्रांसफर दिस टूल्स ऑफ पैथोजन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू यूजफुल वेक्टर्स में फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजना चाह रहे हैं टू ह्यूमन को, ठीक है। दी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, शॉर्ट में बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस का प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो रोग ना करके, करने जा रहा था रोग, लेकिन उसको रोग ना करके वो हमारा जो है एक वेक्टर की तरह काम करे, ठीक है, ऐसा बना दिया जाता है। विच इज़ क्लोनिंग वेक्टर का क्या मतलब है कि इस तरीके का बनाया जाता है कि उस पर अगर हम डिजायर्ड जीन को जोड़ दें तो वो खुद भी मल्टीप्लाई करे और साथ में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी भी कॉपियाँ बनती जाएँ, उसकी भी जीरोक्स बनती जाएँ, क्लोनिंग हो जाए, ऐसा वेक्टर बना दें उसको, मतलब क्लोनिंग वेक्टर की तरह तैयार कर दें। विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स, जो अब जो है प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा, उस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया, हमारा काम करे, अब वो वहाँ मर्डर नहीं करेगा, वो हमारा काम करेगा, बट इज स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट जो हम भेजना चाह रहे हैं इनटू ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसार्म्ड। अब देखो रेट्रोवायरस क्या, रेट्रोवायरस तो अक्सर रोग करते हैं, एकदम से जा करके डिजीज करते हैं, तो उनको कैसे किया जाए, जैसे समझो उनकी जेब में रख दिया जाए, जो जिस हम पर्चे को लेटर को पहुंचाना चाह रहे हैं वहाँ, और उसके हाथ काट दिए जाएँ। अब जब उसके हाथ काट दिए गए, तो मान के चलो कोई इंसान है, उसके हाथ काट दिए गए, अब वो वहाँ जो जा रहा है तो वहाँ अब उसके हाथ काट दे तो वहाँ जो मर्डर कैसे करेगा, वो तो मर्डर नहीं कर पाता है, हाथ काट दी चुकी, लेकिन वहाँ तो जा तो रहा ही है ना वहाँ तक, तो उस बहाने से हमारी चीज़ वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। और जहाँ वहाँ हमारा एक आदमी तैयार होता है, ऐसे मान के चलो, तो वो उसकी जेब से उस लेटर को निकाल लेता है, हमारा काम बन गया। और वो जो है वहाँ डिजीज भी नहीं कर पाया क्योंकि हमने डिसार्म्ड कर दिया, डिसार्म्ड का मतलब उसकी भुजाएं काट दी। तो इसलिए थी उसी सेंस को लेकर के साइंटिस्ट ने इसको डिसार्म्ड वर्ड बोला है, ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ी होगा, रेट्रोवायरस के थोड़ी कोई हाथ होते हैं, हर वो तो एक सेल नहीं है कंप्लीट, हाथ की तो बात छोड़ो, लिविंग ही नहीं है वो, ठीक है। लेकिन देखो ये जो मैं एनालॉजी बताता नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि ये कितना अंदर की बात चल रही है ना, तो वो समझाने के लिए, लिखने के लिए वो ऐसे ही लिखते हैं लैंग्वेज। अगर इसको डिसार्म नहीं लिखेंगे, कोई और लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए डिसार्म्ड लिखा के डिसार्म कर दिया उसको, ठीक है। तो तभी मैं कहता हूँ साइंटिस्ट डिस्कवरर की तरह सोचो, चीज़ हमेशा ध्यान रहेगी, ऐसा फील होगा कि हमने उस चीज़ की डिस्कवरी की है, ठीक है। अब डिसार्म कर दिया तो भाई तो ये कहना चाह रहे थे कि अब वो जो पैथोजन था वो वहाँ जाकर जो मार रहा था, रोग कर रहा था, अब वो रोग नहीं कर पाएगा। अब जैसे रेट्रोवायरस के केस में डिसार्म कर दिया लो, ठीक है। ऐसे ही एग्रोबिकन टूमेफिशियंस के प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया, जो वहाँ रोग कर रहा था डाइकोट प्लांट में जाकर, वो रोग नहीं करेगा। एंड आर नाउ यूज्ड, अब देखो यहीं से रेट्रोवायरस के केस में आगे पढ़ते हैं। एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स, जो हमको डिजायर थी जिस जीन्स को भेजने की, वो हमने एनिमल सेल्स में भेज दिया। सो ऑन से जीन और ए डीएनए फ्रेगमेंट, सो इसलिए एक बार अगर कोई जीन या फिर डीएनए का टुकड़ा जो है हैज़ बीन डाइगेटेड, जोड़ दिया जाता है इनटू ए सूटेबल वेक्टर में, तो वो ट्रांसफर्ड हो जाता है इनटू बैक्टीरियल प्लांट, यानी बैक्टीरियल में या फिर प्लांट में और एनिमल होस्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया भी होस्ट बन सकता है, ध्यान रखना। बैक्टीरियल में, अरे उसमें वो यही तो कर रहे थे, सबसे पहले साल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड यूज़ किया, उस पर डिजायर डीएनए जोड़ करके, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया उसको उस चेचे कोलाई में तो डाला था, तो यहाँ होस्ट कौन हो गया, वहाँ होस्ट कौन हो गया, वहाँ होस्ट बैक्टीरिया ही तो था। तो इस प्रकार बैक्टीरिया भी हो सकता है होस्ट, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। वेरिट मल्टीप्लाई, और जहाँ जा करके वो अपना मल्टीप्लाई करेगा, अपना अमाउंट बढ़ाएगा, ठीक है, क्लोनिंग करेगा। अब देखो अगली हेडिंग पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11.2.3 कंपिटेंट होस्ट। कंपिटेंट होस्ट क्या होता है? कंपिटेंट होस्ट का मतलब होता है ऐसा होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर सके। कंपिटेंट
ठीक है, मतलब हमारे अनुकूल हो कह सकते हैं, ऐसा हो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर सके। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें जा सके, उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए जो होता है ना ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब, फिलिक मीन्स क्या होता है, अफेक्शन, मतलब ये वाटर से लविंग, वाटर लविंग होता है, ऐसे ध्यान रखें, तो ये वाटर लविंग होता है। ठीक है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ऐसा रीजन बन गया यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट जो लिखा है यहाँ तक ना, ये रीजन लिखा हुआ है, इसके बाद में असर्शन लिखा हुआ है, जैसे ऐसे बन सकता है कुछ कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये बन जाएगा असर्शन। ठीक, फिर स्टेटमेंट उसमें रीजन में अगर लिखा हुआ हो कि डीएनए इज ए, या इस तरीके से बोल रहे हैं इसको, सिंस लगा गया है ना तो असर्शन में ये बनेगा डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर रीजन में बनेगा डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, मैंने एक तरीका बताया था ना, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को पहले पढ़ रहे तो उसके बाद सिंस, सो या देयरफॉर लगा करके ये वाला पढ़ो, मतलब पहला वाला पढ़ो, अगर एक्सप्लेन कर रहा है, अगर वो रिलेट हो जाता है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो रीज़न क्या है, क्योंकि या इसको ऐसे करके करें, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, इसको ना सिंस मत लगाओ वहाँ पे, देखो सिंस या बिकाऊ जे की चीज़ होती है। ठीक है, वरना कन्फ्यूज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब। सिंस या बिकाऊ जे की चीज़ होती है, जो अभी मैंने बोला वो भूल जाओ सब। ठीक है, अब दोबारा से बता रहा हूँ अच्छे से, सिंस या बिकाऊ जे की चीज़ होती है, मतलब अगर आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं और दूसरा स्टेटमेंट बाद में पढ़ रहे हैं, तब तो पहले स्टेटमेंट के बाद में या तो बिकॉज लगा लो या सिंस लगा दो, क्योंकि सिंस का भी मतलब तो चूंकि होता है ना, चूंकि क्योंकि, तो बात तो भाई सेंस वही लग रहा है ना। तो क्या करो कि आप तो इस तरीके से ये वाला पहला बनेगा कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अब दूसरा बनेगा डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो ये रीजन बन जाएगा, क्योंकि पास क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। देखो इसको भी समझा देते हैं, जैसे हमने अक्सर देखा कि ये बात क्यों बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, लेकिन सेल वाले चैप्टर हमने पढ़ा है कि उसमें हमने प्रोपोर्शन भी देखा है, क्या हमने आरबीसी में देखा है प्रोपोर्शन कि लिपिड की 2 लेयर होती हैं। ठीक है, 20-20 करके परसेंट और 52% प्रोटीन होता है। इससे तो हमें लगता है कि यार प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन रियल में पता है मोस्टली मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा होती है, प्रोटीन कम होती है, केवल आरबीसी को छोड़ दिया जाए तो तो मोस्टली मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा होती है। अब ऐसे ध्यान रखें, लिपिड जब ज़्यादा है तो लिपिड का एक तरीके घी है, तेल है। अब तुम्हें पता ही होगा जब घी की या तेल की बूंदें होती हैं तो वो पानी में कहाँ घुलती हैं, पानी से हाइड्रोफोबिक नेचर रखती है ना। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर रखती हैं। और डीएनए क्या है, डीएनए पानी में घुलना चाहता है, तो जब पानी घी से ही दूर रहता है तो पानी में घुलने वाला भी घी से नहीं घुलना चाहेगा, तो मेम्ब्रेन में ज़्यादातर क्या घी है, ऐसे मान लो लिपिड है। अब लिपिड में तो जो पानी में घुलने वाली चीज़ है भाई वो पानी की तरह होगी, तो वो मेम्ब्रेन में होकर उसमें निकल ही नहीं पाएगी, कि एफिनिटी नहीं बनेगी वहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा मेम्ब्रेन के प्रति, क्योंकि मेम्ब्रेन में ज़्यादातर लिपिड्स होती हैं, आरबीसी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो इसलिए ये बोलते हैं ऐसे। ठीक है, देखो क्योंकि लिपिड लेयर तो वैसे नहीं जाने देगी, एंड करियर प्रोटीन यहाँ होती नहीं है। दूसरा तरीका होता है कि करियर प्रोटीन के तरीके चला जाए, तो करियर प्रोटीन यहाँ होती नहीं, ध्यान रखें। ठीक है, अब वाई इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया, अब क्यों इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया को फोर्स करने के लिए टू टेक अप द प्लाज्मिड, कि वो प्लाज्मिड को फिर भी ले ले, उसको फोर्स किया जाता है, तो द बैक्टीरिया सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट, सबसे पहले उसको कम्पिटेंट बनाया जाता है, मतलब उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो रिसीव कर ले, टू टेक अप द डीएनए, अनुकूल बनाया जाता है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम, अब क्या क्या किया जाता है इसका ये काम करने के लिए, देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवेलेंट कैटायन,
सच एज कैल्शियम। तो हम उस मीडियम में क्या डालते हैं कि एक डाइवेलेंट कैटाइन, जैसे कि कैल्शियम डाल दो, अरे बाई बैलेंस ही होता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंडरी ग्रुप में पाया जाता है, ठीक। बैलेंस कितनी होगी, 2, बाई डाइवेलेंट हो गया, प्लस कैल्शियम। उसके कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है वो उसमें डाल दी जाती है। अब ये डालने से क्या होता है, विच इंक्रीज दी एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स दी बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो सेल वॉल में जो छेद होते हैं उनमें होकर के बैक्टीरिया पर आसानी से चला जाता है। मतलब ये उसका मतलब उसमें फिर ये डीएनए चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो उसमें होता क्या है कि एक तरीके से उसकी जाने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है कैल्शियम आयन, इसलिए डालते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए तो बता देना क्यों डालते, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके बाद फोर्स्ड किया जाता है इनटू सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग दिस सेल्स। अब कैल्शियम आयन के द्वारा तो एफिशिएंसी बढ़ गई, अब और ज़्यादा कैसे फोर्स किया जा रहा है। अभी देन क्या बोल रहे हैं, देखो ये भी समझ लो। दैट इज डाइवेलेंट ट्रीटमेंट एंड आइस हीट शॉक आइस, दोनों मेथड ही एक ही प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब पहले इसमें हमको डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीटमेंट किया, फिर उसी में हमने क्या किया, फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग दिस सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। कैसे किया इनक्यूबेट, इनक्यूबेशन जानते हो, इनक्यूबेशन जैसे जैसे मतलब मुर्गी जो होती नहीं है अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं सेना। मतलब मुर्गी अपने अंडों को से रही है, सेना, सेना का जैसे मुर्गी अपने अंडों को सहती है, ठीक है। तो उस तरीके से मतलब उसको बाहर में रखती है एनवायरनमेंट को। तो फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली, अब क्या करते हैं, पहले आइस पे रखा, फिर क्या किया, फॉलोड बाय उसके बाद क्या किया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक दिया उसको, एंड देन पुटिंग देम बैक टू आइस, फिर दोबारा से फिर बर्फ़ पर रख दिया। मतलब पहले डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीटमेंट किया, फिर बर्फ़ पर रखा, फिर हीट शॉक दिया, फिर बर्फ़ पर रखा, मतलब आइस हीट शॉक आइस, ये काम किया। जैसे मान लो कि किसी क्रिमिनल से सच्चाई उगलवाने के लिए अगर टॉर्चर करती है पुलिस, तो ऐसा मान लो वो इस तरीके से टॉर्चर कर रही है कि पहले उसको आइस पे लिटा दिया, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हीट शॉक दे दिया, फिर हाइट आइस पे लिटा दिया। तो एक तरीके से उसको ऐसे तैयार किया जा रहा है कि भाई ये हमारी बात मान ले, मतलब डीएनए को अपने अंदर सही से ले ले सेल, बैक्टीरियल सेल, ये हम काम कर रहे हैं, उससे फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं। वो ज़बरदस्ती कराने के लिए ये सब प्रोसेस चल रही है, बात ख़त्म। खुद थोड़ी क्रिमिनल बताना चाहेंगे कोई सच्चाई, तो उससे उगलवाया जाता है। तो वही समझो अपने यहाँ क्या काम निकलवाया जा रहा है, यहाँ ये काम निकलवाया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि वो सेल को अपने सेल को नहीं, डीएनए को वो बैक्टीरिया सेल अपने अंदर ले ले। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो लिख दिया साफ साफ। इससे क्या होता है कि जो है बैक्टीरिया जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। अब देखो आगे, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, ये कह रहे हैं कि केवल यही तरीका नहीं है एलियन डीएनए को सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए, इनटू होस्ट सेल। यानी देखो यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये भी सही है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर एलियन डीएनए भी तो होता है, ठीक। अब देखो इन ए मेथड नॉन एज, एक मेथड होता है इसका नाम होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि इसमें नाम, अरे भाई छोटा सा इंजेक्शन रहे होंगे ना, माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, देखो ध्यान रखना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सिरिंज वो होती है जिसमें इंजेक्शन भरते हैं, इंजेक्शन तो एक केमिकल है ना, एक दवा है, और निडल क्या होती है जो सिरिंज के आगे लगाते हैं, तो ये एक तरीके से दवा है ना माइक्रो इंजेक्शन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड कर दिया जाता है, लेकिन इंजेक्टेड का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी के माध्यम से उसमें एकदम से डाल दी जाती है, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स, ध्यान रखना एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेल में भी नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस में इंजेक्ट करना है सीधे, ऐसा कहाँ किया जाता है एनिमल सेल के केस में। तो एनिमल सेल के केस में एक तरीका और भी होता है क्या, माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करो।
इन अनदर मेथड, दूसरा मेथड जैसे सूटेबल फॉर प्लांट, दूसरा मेथड साहब प्लांट के लिए वो हम बताने जा रहे हैं, वो ये है कि सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, कि भैया क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल्स की बम्बारी करते हैं जिस प्लांट सेल में हमको पहुंचाना होता है। वो बम्बारी कैसे है, वो बम्बारी करते हैं गोल्ड की या फिर टंगस्टन की कोटेड विद डीएनए इन मेथड नॉन एज बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। ऐसे मान के चलो जैसे हमको कोई एक रस्सी का टुकड़ा एक कोठरी के अंदर हमको भेजना है। अब वो रस्सी का टुकड़ा वैसे तो यार हल्का सा है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, देखा होगा कि कोई हल्की चीज़ को हम दूर फेंकना चाह रहे हैं तो किसी मतलब छोटे से पत्थर के टुकड़े वगैरह पे उसको लपेट करके फेंक देते हैं, तो पत्थर के टुकड़े में वेट ज़्यादा है तो उस वजह से वो तेज़ी से, मान लो किसी कमरे के अंदर हमने फेंक दिया, हमको वहाँ पहुँचाना तो था वो रस्सी का टुकड़ा, लेकिन रस्सी का टुकड़ा ऐसे फेंक रहे थे तो दूरी ज़्यादा थी तो नहीं जा पा रहा था, वजन कम था। इमेजिन करो, तो पत्थर पे लपेट करके हमने उस रस्सी के टुकड़े को और वो भेज दिया, ठीक। और इसको अच्छे से ऐसे कहो तो कि जैसे मान लो एक तरीके से मान लो गुलेल है, तो गुलेल के भी छोटे छोटे जो अंटे टाइप होते हैं उस पर कुछ लपेट करके, उस पर लपेट करके हम भेजते हैं। इसी तरीके से मान लो एक जीन गन है, जीन गन या बायोलिस्टिक का मतलब है कि ये जो खिलौने वाली जो गन वगैरह होती हैं उनको सोच के चलो कि उनकी, हम क्या चाह रहे हैं कि बहुत दूरी पर फेंकना चाह रहे हैं कोई हल्की सी चीज़, हल्की सी धागा। अब वो धागे को क्या करें, उस गन के बुलेट के ऊपर लपेट दें। अब गन के बुलेट के ऊपर जब लपेट के उसको फायर करेंगे तो जहाँ तक वो बुलेट जाएगी वहीं तक, जहाँ तक गोली जाएगी बुलेट जाएगी वहीं तक हमारा रस्सी का टुकड़ा वो पहुँच जाएगा, धागा पहुँच जाएगा, धागे का टुकड़ा। तो बस बिल्कुल सेम प्रोसेस यही करते हैं यहाँ पे। मतलब वो जिस कमरे में हम फेंकना चाह रहे हैं वो कमरा मान लो क्या है, प्लांट सेल है, ठीक। अब याद ऐसे रखो कि ऐसे कभी कन्फ्यूजन हो गया यार, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स में करते हैं और जीन गन या बायोलिस्टिक प्लांट सेल में करते हैं, ध्यान कैसे रहेगा, तो ऐसे ध्यान रखो। देखो एनिमल सेल पे तो कोई सेल वाल होती नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वाल भी होती है, मतलब बहुत मजबूती कहाँ ज़्यादा है प्लांट सेल में। अब ज़्यादा मजबूती वाली जगह पे केवल इंजेक्शन से काम चल जाएगा या फिर एकदम से बंदूक से, मतलब तेज़ी से एकदम मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए, उस तरीके की चीज़ यूज करनी है, सिंपल सी बात है। जीन गन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ कठोर एकदम ज़्यादा हार्ड चीज़ को भेद करके जाना, सिंपल सी बात है, याद रहेगा यार। देखो उन्होंने भी नाम उसी हिसाब से रखे हैं, ठीक है। डिस्कवरर की तरह सोचो, जीन गन उन्होंने क्यों कहा इसके लिए, ऐसे ही बोला कि थोड़ी वहाँ बंदूक यूज़ कर रहे हैं, क्यों बोला, इसी वजह से बोला। प्लांट सेल के केस में जीन गन और एनिमल सेल के केस में सिंपल माइक्रो इंजेक्शन। मेन मकसद तो बस यही है ना कि उस डीएनए के टुकड़े को सेल के अंदर वही जाना, बात खत्म, ठीक। तो ध्यान रहेगा प्लांट सेल के केस में पूछा जाए तो जीन गन या बायोलिस्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गोल्ड और टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, देखो गोल्ड और टंगस्टन दोनों ही इनएक्टिव मेटल हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। पता चले हमने ऐसी चीज़ के ऊपर लपेट दिया जो कि उससे रिएक्ट ही कर गई, उसमें कुछ चेंज कर दिए उसके सीक्वेंस में, ठीक है, किसी तरीके से उसके डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर दिया तो सब गड़बड़ी हो जाएगी यार, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मान लो वही एग्जाम्पल हो अपना पुराना वाला कि हम एकदम प्रोडक्शन ज़्यादा कराना चाह रहे थे, वो वाला हमने जीन उस पर सारा लपेट में भेजना है, पता चला कि हमने ऐसी चीज़ पर लपेट दिया जिससे उसको सीक्वेंस ही चेंज हो गई। अब जो हमारा हाइब्रिड बना वो प्लांट एकदम प्रोडक्शन अच्छा कर ही नहीं रहा क्योंकि उसको सीक्वेंस ही बिगड़ गए, तो समझ रहे हो ना। इनएक्टिव मेटल लेते हैं तो गोल्ड और टंगस्टन दोनों एक्टिव, टंगस्टन ऐसे ध्यान रख सकते हैं ना यार। हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो पुराना वाला, आजकल तो एलईडी वगैरह CFL तमाम तरह की चीज़ें चल गई, लेकिन टंगस्टन वाला जो होता है, टंगस्टन वाला जो होता है इसमें क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन वाला जो होता है, हाँ तो टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन भी एकदम से रिएक्ट नहीं करता है और बल्ब में वो गैस भी ऐसी भरी जाती है, नाइट्रोजन वगैरह या फिर कोई नेट गैस भरते हैं, ठीक है, इससे रिएक्ट ना करे। और गोल्ड वैसे भी इनएक्टिव मेटल होते हैं गोल्ड वगैरह सब, ठीक है। तो एंड दी लास्ट मेथड यूजेस disarmed pathogen vector which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host।
मतलब कहना है लास्ट मैटर जो यूज़ किया था वो है डिसआर्म पैथोजन मैटर, वही वाला। वजह काट दो, अब वो रोक कर ही नहीं पाएगा। अब वो सेल को इन्फेक्ट करेगा, रोक कर नहीं पाएगा, लेकिन हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा पहुंच जाएगा पत्र वाला। वो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे आपको। नाउ अब क्या करते हैं, दैट वी हैव लर्न अबाउट द टूल्स। आओ मतलब अब जो है दैट वी हैव, आओ नहीं नाउ, नाउ मतलब अब, दैट वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं अबाउट द टूल्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या हमें यंत्र जरूरत पड़ती है, क्या टूल्स, क्या उपकरण जरूरत पड़ते हैं, क्या सामान की जरूरत पड़ती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। हमसे कह रहे हैं लेट अस आओ डिस्कस दी प्रोसेसेस। आओ आप उस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो फैसिलिटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को संपन्न कराती है, अच्छे से कराती है। वो पूरा प्रोसेस दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बाद के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है बाद के लेक्चर में, हाँ ठीक है, लेकिन चलो इतना पढ़ लेते हैं, ये पैरा इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करती है सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, और वो सीक्वेंस ही जरूर होता है। सच है जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे, फिर उसको कैंची से काटेंगे, फ्रेगमेंटेशन में डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, फिर क्या करेंगे आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर हमको जो चाहिए वो वाले फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। वो कैसे करते थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम फ्रेगमेंट को अलग अलग करते थे ना। फिर उसके बाद फिर जो हमको मिल गया डिजायर्ड डीएनए, देखो फील करते चलोगे तो सीक्वेंस आप हम हाँ आराम से बता सकते हो, स्टेटमेंट में अलग अलग दिए हुए होंगे, आप क्रम से लगा सकते हो। फिर क्या करेंगे, फिर जो डिजायर्ड डीएनए मिल गया तो सिंपल सी बात है, उसको डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। तो लाइकनेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। इस डीएनए का क्या मतलब, वही एलियन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, तमाम प्रकार के नाम मैंने बताए थे। फिर क्या करेंगे, अब कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन ए मीडियम। अब भाई जब उसमें जैसे शुरू का एग्जाम्पल ले लो, साल्मोनेला टाइप मीडियम को प्लाज्मिड लिया था, डिजायर्ड डीएनए उसके साथ जोड़ करके एस्चेरिचिया कोलाई में डाल दिया था। तो एस्चेरिचिया कोलाई को हम ऐसा मीडियम देंगे ना कि भाई वो अच्छे से खा पी करके तभी तो डिवाइड करे, तो डिवाइड करेगा तो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिवाइड कर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिवाइड करेगा, मतलब उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जुड़ा हुआ वो भी, उसकी भी अमाउंट डबल होगी। भाई हमको चाहिए, वही हम चाह रहे हैं, ठीक है। कल्चरिंग द होस्ट इन ए मीडियम एट ए लार्ज स्केल। उसके बाद हम लार्ज स्केल पर भी बना लेंगे, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड, अब ये लार्ज स्केल पर बनाने वाली बात वहाँ नहीं है, लार्ज स्केल पर हम वहाँ नहीं बना सकते, लेकिन ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक तो बना ही सकते हैं। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स एंड मीडियम एट ए लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जो हम जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब देखो लेटेस्ट एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप इन सम डिटेल्स। अब सभी स्टेप जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में जो पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए चलो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। छोटा भी रहेगा लेक्चर थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सही है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए को निकालेंगे सेल में से, ठीक है। अब प्रोसेस को समझना। रियल में एनसीईआरटी थोड़ा सीक्वेंस अलग दे दिया है, मतलब कहने का मतलब उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उस बात का सीक्वेंस, तो ये चीज़ें पहले स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, डिटेल में समझते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि रिकॉल ये दैट न्यूक्लिक एसिड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, के बिना भाई अपवाद के न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के। अगर किसी का डीएनए होगा तो किसी आरएनए का होगा, किसी का आरएनए होगा, लेकिन होते तो न्यूक्लिक एसिड ही है ना, दोनों ही। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब कैंची से डीएनए को कट करने के लिए इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म,
सबसे पहले उसको प्योर फॉर्म में तो निकालो। अरे ऐसे ही थोड़ी है कि एकदम बस सेल में केवल डीएनए है बस एकदम से निकाल लिया। भाई डीएनए के साथ साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा पड़ा है। पहली बात तो प्रोटीन अलग करनी पड़ेगी, फिर आरएनए है न्यूक्लियस के अंदर, सबको हटाना पड़ेगा दुनिया भर का। तो पहले प्योर फॉर्म में हमको लाना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, वही मैंने बताया अभी, अदर मैक्रोमोलिक्यूल से अलग करने के लिए। सिंस द डीएनए इज इंक्लूड विद इन द मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन के अंदर देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में के भी अंदर है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है और अंदर। तो वी हैव टू ब्रेक दिस सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। तो हमको क्या होता है, सेल को तोड़ना पड़ता है उसको ओपन, जिससे कि रिलीज हो जाए डीएनए एलोंग विद अकर अदर मैक्रोमोलिक्यूल सच आरएनए प्रोटीन के साथ और पॉलीसेकेराइड के साथ एंड आल्सो लिपिड। अरे बहुत सारी चीज़ें होंगी ना उसके साथ में, लेकिन हमको प्योर फॉर्म में चाहिए पहले। प्योर रस्सी हम डीएनए के लिए तभी तो कहेंगे कि अब इस रस्सी को काट लो। तो अब दिस कैन बी अचीव्ड, अब हम डिटेल में पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है, दिस कैन बी अचीव्ड कि वास्तव में आइसोलेशन ऐसे ही बोल दिया कि बस अलग कर लिया, असल अलग ऐसे ही थोड़ी हो गया। तमाम उसके साथ में चीज़ें थी, उनको फिर हटाने के लिए कि केवल डीएनए ही बचे, क्या क्या करना पड़ता है वो सब डिटेल में। तो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए का आइसोलेशन करना, ये इस चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंस द डीएनए इंक्लूड विद इन द, ये सब हो गया। दिस कैन बी अचीव्ड बाई ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल। अब डिपेंड करेगा कि यार बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया वाला डीएनए निकाल रहे हो, या फिर प्लांट से निकाल रहे हो, या फिर एनिमल सेल से निकाल पा रहे हो, उसी हिसाब से हम एंजाइम यूज़ करेंगे। देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा। टिश्यू विद एंजाइम सच एज, जैसे मान लो कि एक कमरा ऐसा है, कमरे के अंदर कोई चीज़ है, कमरे के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर डिब्बा, और डिब्बे के अंदर वो रस्सी रखी हुई है, और रस्सी भी बहुत सी चीज़ों में लिपटी पड़ी है। ये है सीधा सीधा किस्सा, बात खत्म। कमरा इक्विवेलेंट हो गया सेल की, क्योंकि सेलुला, सेल जो बड़ा है सेलुला से ही आया। सेलुला का मतलब ही होता है कोठरी, जिसको रूरल एरियाज में रूम को कोठरी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट कोई अलग से नहीं सोचते हैं, वो भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैं सोच के आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, जो एनालॉजी मैं लेता हूँ वैसे ही बिल्कुल सोचते हैं। अब तुम्हें कमरे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर भी रस्सी है, रस्सी मतलब डीएनए, और जो कमरे के अंदर डिब्बा है वो न्यूक्लिक, वो हो गया न्यूक्लियस। ठीक, अब उस रस्सी को हमें अलग करना है, और रस्सी से भी तमाम चीज़ें लिपटी पड़ी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सीधे एकदम डिब्बे के अंदर चले जाएंगे क्या, अरे भैया पहले तो कमरे की दीवार तोड़नी पड़ेगी ना। अब कमरे की दीवार में तो सेल वॉल किस चीज़ से बनी है वो ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमको कमरा ऐसा है कि बैक्टीरिया की सेल वाल है, बैक्टीरिया की सेल वाल हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वाल अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ कर दें तो टूट जाएगी, तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे। अगर हम प्लांट सेल से निकालना चाह रहे हैं, प्लांट सेल है वो कोठरी, तो हम, अब प्लांट सेल में ज़्यादातर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है सेलुलेज। फील करो चीज़ को, रटो मत। तो सेलुलेज तोड़ेंगे तो सेलुलेज लेंगे, सिंपल सी बात है। अगर फंगस है कोई, तो फंगस की पॉलीसेकेराइड और काइटिन की बनी होती है, मेनली काइटिन होता है, तो काइटिन को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है काइटिनेज। ऐसी लग गया ना, तो एंजाइम है काइटिनेज। तो फंगस की सेल से निकालना चाहे तो काइटिनेज हो गया। वो कोठरी जो है उसकी सेल वाली दीवारें जो हैं काइटिन की बनी हुई है, तो उसको एक ऐसा एंजाइम यूज़ करना काइटिनेज। अब क्या हुआ, अब भाई हमने कोठरी की दीवार तो तोड़ दी, अब अभी तो उसके भी अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर रस्सी, और रस्सी में तमाम चीज़ें लिपटी पड़ी हैं, हमें केवल प्योर रस्सी चाहिए, प्योर डीएनए चाहिए। अब हमने दीवार तो तोड़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। You know that genes are located on long polymers or on long molecules of DNA, और रस्सी पर भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, रियल में बहुत टुकड़ा हमको अलग करना है, क्योंकि डीएनए पर भी बहुत से जीन्स होते हैं। ठीक है, तो डीएनए, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन वगैरह के साथ लपटा पड़ा है, वही हम कह रहे हैं। दी आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाई, अब उस रस्सी पे एक और रस्सी लिपटी पड़ी है, लेकिन वो रस्सी हमें नहीं चाहिए, वो पतली वाली रस्सी हमें चाहिए, मोटी वाली रस्सी चाहिए, इसे ध्यान रख सकते हैं एक तरीके से। पतली वाली रस्सी क्या, आरएनए है। अब उस आरएन वो रस्सी भी गल जाए, ऐसी चीज़ यूज़ करें जो हमें नहीं चाहिए वो गल जाए, तो आरएनए है वो रस्सी, तो वो गलेगी कैसे, वो सिंपल सी बात है, वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड को गलाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ करेंगे, तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जैसे यूज़ किया आरएनए साहब, वो रस्सी गल गई।
क्योंकि हमें तो बस अपनी काम बारी रखनी है ना, बाकी चीज़ें गल या फटे या कुछ हो जाए क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कबाड़ी वाला क्या करता है कि जैसे पुराना कोई रेडियो टीवी उसने खरीद लिया, ठीक है, उससे जो काम की चीज़ें वो निकालता है, तो बाकी चीज़ों को तोड़ता जाता है ना वो, वही है। राइबोन्यूक्लियस वेरेज प्रोटीन्स कैन, अब प्रोटीन है, प्रोटीन चिपकी पड़ी है उस पर रस्सी पर, वो उसको भी कैसे हटाएंगे, तो प्रोटीन हटाई जाती है प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा। प्रोटीएज मतलब उसको गला दे, तोड़ दे, तो ट्रीटमेंट विद प्रोटीन, तो प्रोटीएज यूज करेंगे। ठीक है, हाँ रही बात ये तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो डिब्बा था, डिब्बे को तो तोड़ा नहीं भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं। दरअसल ये पोर्स में होकर के हम घुस गए, मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने की नहीं ज़रूरत पड़ी, पोर्स में से निकल आएगा वो हमारा डीएनए। ठीक है, पोर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब जो कहना इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूल जो चिपटे हुए हैं वो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करके सबको अलग हटा दिया जाएगा। एंड प्योरीफाइड डीएनए, जो प्योर डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। अल्टीमेटली डीएनए वो भी प्रेसिपिटेट आउट कब होगा, पश्चिम के रूप में नीचे कब जमेगा, जब हम उसमें ऐसे ध्यान रखो ठंडी बियर, ठंडी चिल्ड बियर डालेंगे। और बियर क्या होता है, एथेनॉल ही तो है, 5 to 6%, 5% अप्रोक्स माना जाता है इथेनॉल। तो ऐसे ध्यान रखें कि प्रेसिपिटेट किसके द्वारा होता है, डीएनए जब एकदम प्योर फॉर्म में आ गया उसमें प्रेसिपिटेट करना है तो चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड बियर डालनी पड़ती है। मतलब इसको भी कहता है कि भैया मैं अकेला आ तो रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए मेरा मूड गर्म करो, मेरे लिए जो है मूड ठंडा करो। कैसे कर सकते हैं कि मेरे लिए चिल्ड बियर चाहिए, मतलब चिल्ड एथेनॉल चाहिए इसको भाई, चिल्ड एथेनॉल चाहिए इसको। कहानी के रूप में यूज़ याद रखो। ठीक है, सब समझ में आएगा। लगता है साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं, सब ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स। अब वैसे हमारे दिमाग में तो कहानियों को तो याद रखता है, हमारा मेन मकसद का याद रखना चाहिए, याद रहे हमें, बात खत्म। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स। दिस कैन बी सीन, ये जो है देखा जा सकता है एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स। बहुत ही हल्के हल्के धागे, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी को भी अगर हम और खोलें तो रस्सी भी तो पतले पतले धागों से मिलकर बनी होती है ना, तो ऐसे वैसे मान लो वो फाइन थ्रेड्स के रूप में होता है इन द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में वो मिलता है हमारे लिए फाइन थ्रेड्स के रूप में डीएनए। ठीक है, देखो ये फिगर में दिखाया गया डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। अब डीएनए को चिल्ड एथेनॉल डाल के ठंडी बियर पिला के उसको अलग करना क्या कहलाता है, इसमें शराब पियाई। कहते हैं ये काम तो पौवा पिया के कर लूँगा उसको, देसी पौवा, देसी ठर्रा, जो भी रूरल एरिया, देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ करते हैं। याद रखने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हमने शराब उसको पिलाकर उसको घर से निकाल लिया, वैसा नहीं निकल रहा था, नशे में बाहर निकल आया, मतलब प्रोसेस को बोलेंगे स्पूलिंग। ठीक है, अब जहाँ भी कभी ये बात चल रही हो आपको बस स्पूलिंग, आप उस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलेंगे। वाह यार, स्पूलिंग करके उसको हम घर से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी सी शराब पिला करके, स्पूलिंग करके। ध्यान रहेगा ज़िंदगी भर के लिए स्पूलिंग किसको कहते हैं, वो रिलेट करो अपना, हमें डीएनए वो निकालना है चिल्ड एथेनॉल डाल करके। वैसे ही इंसान को घर से बाहर निकालना हो तो थोड़ी सी उसको पिलाओ तब वो घर से बाहर निकलता है, फिर वो भूल जाता है कि मुझे इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए नशे में। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, देखो कुछ चीज़ होती है कि अगारोज, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान में कि अगारो जेल सीवेक इफेक्ट देता है। एंड सीवेक इफेक्ट का मतलब होता है कि साइज के बेस पर फ्रेगमेंट को अलग होना। ठीक है, देता प्रोवाइड कौन कराता है, अगारो जेल ही प्रोवाइड कराता है सीवेक इफेक्ट। लेकिन होता क्या है, ये साइज पे बेस पर टुकड़े अलग होना, ये मैंने बता दिया पहले। ठीक है, बाकी जो है ये मैंने सब बता दिया है। इस बात से भी क्लियर हो जाता है, इस बात से पता चलता है कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट शब्द जो है होस्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
पेज 205 पर, ये मैं आपको बता दूंगा आगे। नीचे एग्जाम्पल से नोट किया हुआ क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है। ठीक है। बाकी जो मैं इधर उधर जो पॉइंट लिखे हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उनको मत पढ़ना इस पे से, ठीक है। जब एक्सप्लेन करूँगा कंक्लूजन निकाल के, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आगे के पीछे लिखी हुई हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन जो जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको पढ़ लिया करो, जो साइड में लिखे हुए होते हैं पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब डीएनए हमने निकाल तो लिया है, अब क्या करेंगे, कैंची से काटेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन मतलब काटना। डाइजेशन क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, वही तो डाइजेशन होता है। इसलिए डाइजेशन वर्ड यूज कर लिया काटने को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय incubating purified DNA molecules with restriction enzyme। कैंची से काटते हैं। अब इनक्यूबेटिंग क्या बोल रहा है, मतलब जो टेम्परेचर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के लिए, मतलब उस कैंची को चलने के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कि भाई एंजाइम है तो स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वही टेम्परेचर पर इनक्यूबेट करते हैं डीएनए को, ठीक है। एट दी ऑप्टिमल कंडीशन मतलब वही है, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक। अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉयड, और उसके बाद अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। देखो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। चेक मीन्स होता है रोकना, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम रोका जाएगा तभी तो कटे हुए टुकड़ों को अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कटिंग की प्रोसेस की कंप्लीट होने के बाद ही तो अलग करने की प्रोसेस चलती है ना, ठीक है। बाद ही तो फ्रेगमेंट लिखा है, ऐप लिखा है, ठीक है। देख लो सही से, टी लग रहा होगा, जल्दबाजी में लिखा है। मतलब फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है, तो यहाँ सेंस लग रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सिंपल बना दिया है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि अगर चले प्रोसेस चेक करने के लिए, क्योंकि भैया कैंची कहते हुए कैंची अब तुम अपना काम रोको, अब हमें अपना काम करने दो, अब हम टुकड़ों को अलग कर देंगे, जितने तुम्हें काट दिए वो ठीक है, उनको हम अलग कर लें। डीएनए जो निगेटिवली चार्ज होता है मॉलिक्यूल है, पहले हम पढ़ चुके हैं, हैंस इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऐसा रीजन यहाँ से बन सकता है। अब आप समझ ही गए वो कैसे ऐसे रीजन बनते हैं, ठीक है। अगर हैंस लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट पहले लिख के आएगा कि डीएनए मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरे पे लिखा आएगा डीएनए जे निगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि ये डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। यही प्रोसेस हम जो ये तो डिजायर्ड डीएनए के साथ ये सब प्रोसेस की थी, यही प्रोसेस हम वेक्टर डीएनए के साथ करते हैं। मतलब उसको अलग करेंगे, कट करेंगे, फिर अलग अलग करेंगे टुकड़ों को, ठीक है। अभी डिटेल में बात चल रही है, क्यों प्योर फॉर्म में तो आने चाहिए ना। जड़े ध्यान से वेक्टर डीएनए के साथ भी आरी से काटेंगे तो जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस की प्रक्रिया की जाती है, सब अलग करेंगे उसके टुकड़ों को, ठीक है। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। अब डीएनए को ज्वाइन करना होता है, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। इतना आसान से हमने बोल दिया था गोंद से चिपका दिया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमें जितना एनसीईआरटी ने दिया उतने काम की जरूरत है, ज़्यादा डिटेल में बस उन्हें बता दिया कि बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जोड़ने के लिए भी। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए, मतलब भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक, कैंची से अब काट दिया तो द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेसिफिक आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडिड। गोंद जो है चिपका दिया जाता है, जिससे चिपक जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके तैयार हो जाता है। तो कहने मतलब मैं ये कह रहा था जैसे एनसीईआरटी में पहले चीज़ों को रफली उठा लिया है, फिर उसको डिटेल में बता रहे हैं बाद में, ठीक है, ये है। तो बाकी पीसीआर जो है, अब इसके बाद
पीसीआर के द्वारा क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा काम का जीन है उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो हमने ह्यूमलिन बनाया, मतलब ह्यूमन इंसुलिन, अब इसका हमने पैनक्रियास की सेल के अंदर गए, सेल के अंदर भी जा करके हमने ये देख लिया कि डीएनए पर कौन सा जीन था, ठीक है, कौन सा जीन था जो कि इंसुलिन को बनवा रहा है, ठीक है, इंसुलिन को कौन बनवा रहा है। तो अब डायबिटीज़ तो बहुत सारे लोगों में होगी ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ बना सके तो हम जीन की बहुत सारी कॉपियाँ हमें ज़रूरत पड़ेंगी ना, तो जीन की बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को जब स्पेशली लार्ज स्केल पे केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनानी जा रही है। एक तो था ये वेक्टर के अंदर जो क्लोन, मतलब वेक्टर डालकर वेक्टर क्लोनिंग कर रहे थे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, उससे बहुत बड़े स्केल पे खास तौर से नहीं बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम बनाना चाह रहे हैं तो स्पेशली जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पीसीआर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, नाम ही बता रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन मतलब एक के बाद दो, दो दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से बनती चली जाती हैं। और अगर हम 30 साइकिल अगर चला देते हैं तो हमें लगभग 1 अरब गुना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से की थी तो हमने 30 साइकिल अगर चला दी तो ये 1 अरब बन जाते हैं। और मज़े की बात, मैंने इसको करके भी देखा है, कुछ देर तक तो ऐसे ही कर लिया, फिर कैलकुलेटर से डबल कर करके देखा, 30 साइकिल तक अगर आप डबल करते जाओ तो वो चीज़ जो है लगभग 1 अरब हो जाती है। लगता नहीं है कि यार 1 अरब हो जाएगी, 30 साइकिल में अरब हो जाती है। जैसे कुछ का तो मैं करते चला गया ऐसे ही, फिर उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ किया, जैसे कुछ का से 1 से 2 बने होंगे, फिर 2 से 4 जैसे डबल होते जा रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 43, इस तरीके से उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ किया और मैंने चेक करके देखा तो ये लगभग 1 बिलियन आई थी 30 से, ठीक है। तो बाकी पीसीआर वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है और वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा डीपली कोई नहीं समझाता होगा आपको, ठीक है। मेन चीज़ कंटेंट की क्वालिटी देखें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।